कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे एसएससी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की सीरीज लाई जाती है। आज हम इसका 12वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित पदार्थों में से किसका अपवर्तनांक जो है यह सर्वाधिक होता है? रंग पूछा गया है, किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बैगनी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, एक्स किरणों की। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की और यह कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, निम्न में दिए गए व्यक्तियों में से, वैज्ञानिकों में से प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, रोमर ने। फोर्थ क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का ए, लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में आता है तो, पांचवा क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में आता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या कुछ नहीं होता? तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, तरंग दैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में आता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। छठवां क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के नाम से भी जानते हैं और इसी को मृगमरीचिका भी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश कहाँ जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सातवां क्वेश्चन, सभी आंसर करें इसका। आप लोग अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें इस सीरीज में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का और ये होगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा का ना तो नाश किया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब यहाँ परिवर्तित करने वाले कुछ उपकरण दिए गए हैं और पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो सभी लोग देखेंगे, आंसर करेंगे। आठवां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। सूरज से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम विद्युत उपकरणों को चला पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सौर सेल। जबकि डायनामो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला ही क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आंसर करें सभी। तो डायनामो जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है।
10वां क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसे केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी, 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस घटना पर आधारित है? तो परमाणु रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। परमाणु बम आधारित है। सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया फिर से, जो हमने अभी डिस्कस किया था। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। जब बड़े परमाणु नाभिकों का छोटे छोटे कणों में टूटना परमाणु विखंडन कहलाता है, जबकि छोटे छोटे परमाणुओं का एक बड़े नाभिक में परिवर्तित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है यह किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। 15वां क्वेश्चन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। आंसर होगा डी, चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप जानते हैं थॉमसन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की जेम्स चैडविक के द्वारा, न्यूट्रॉन की और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। 17वां क्वेश्चन, एक कूलम आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 17th क्वेश्चन, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। एक कूलम आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या कोई नहीं? तो किसी तार की प्रतिरोधकता जो है उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। 1 वाट-घंटा बराबर होता है। 1 वाट-घंटा किसके बराबर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻3 जूल के। 1 वाट-घंटा जो है 3.6 × 10⁻3 जूल के बराबर होता है। 20वां क्वेश्चन, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग जो है किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? सही आंसर होगा सी, विमान। विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का यूज किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 22वां क्वेश्चन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है यह अनंत होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर होगा सी, हाइगेंस के द्वारा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बैगनी, पीला, लाल या नीला। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाल। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल की परत का जमना किसका उदाहरण हो जाता है? हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का।
यह व्यतिकरण का उदाहरण होता है। धूप के चश्मे की क्षमता यानी पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, वह वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बनते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसकी इकाई है? 28 क्वेश्चन। आंसर होगा ए, दाब की। पास्कल जो है यह दाब की इकाई है। 29वां क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? 29वां क्वेश्चन। आंसर होगा ए, कांच की। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? 30वां क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आंसर होगा बी, विकिरण के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। 31वां क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? उसी एक समान ताप को बनाए रखना। थर्मोस्टेट जो है यह एक समान ताप को नियंत्रित करके रखता है, बनाकर रखता है। 32वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? देखिए, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है यह कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पूछा गया है फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है किसके बराबर हो जाता है? 212 डिग्री के। यह 32 डिग्री से 212 डिग्री के बीच में होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस प्रकार से जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पर यह 212 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 33वां क्वेश्चन, केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक। देखिए, बर्फ़ का गलनांक जो होता है, बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना चालू कर देती है, पानी में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देती है, लेकिन वह डिग्री सेल्सियस पैमाने पर है। तो यहाँ पूछा गया है केल्विन पैमाने पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। केल्विन पैमाना 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन के बीच स्थित होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा इस्पात में, निर्वात में, जल में या कोई नहीं? तो ध्वनि का वेग जो है यह इस्पात में सर्वाधिक होगा, यानी स्टील में सर्वाधिक होगा। 35वां क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा ठोस में, गैस में, द्रव में या वाष्प में? तो ध्वनि का वेग जो है यह ठोस में सर्वाधिक होता है। आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं, जो आपका पिछला क्वेश्चन था ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो इस्पात में, और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में। इस्पात ठोस होते हैं। अब देखते हैं जब हम हवा में ट्रेन के आने की आवाज़ को नहीं सुन पाते तो हम पटरी से अपने कान को लगा कर देखते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है किस पटरी पर ट्रेन आने वाली है, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वह ठोसों में और खासकर इस्पात में सर्वाधिक होती है। दोनों क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे? ए। चलिए अगला क्वेश्चन, यह आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है? आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।